हाय फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेज में सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कशन कर रहे थे और हिस्ट्री का जो चैप्टर है यहाँ पर मगध महाजनपद है। तो यहाँ पर हम मगध महाजनपद के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आपके एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगध महाजनपद को हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे और किन किन राजवंशों ने मगध पर प्रशासन किया उनके बारे में भी जानेंगे और उनसे संबंधित तथ्य जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंस है उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मगध महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। आधुनिक काल में पटना और गया जो बिहार में पड़ते हैं वो इसमें शामिल थे। किसमें थे? मगध महाजनपद में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद में वर्तमान के कौन से दो जिले शामिल थे? तो कौन से थे? पटना और गया। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस राज्य में है वर्तमान में? तो ये किस में है? बिहार में। इसकी राजधानी गिरिव्रत वर्तमान राजगिरी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है। मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रत थी और वर्तमान में राजगिरी कहा जाता है इसको, अर्थात पाटलिपुत्र थी। भगवान बुद्ध के पूर्व रथ तथा जरासंघ यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भगवान बुद्ध के पूर्व अर्थात भगवान बुद्ध से पहले यहाँ के वृद्रथ तथा जरासंघ यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल मगध प्रमंडल मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। तो मगध महाजनपद का लेख किस में मिलता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया। मगध को क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है। किसके अनुसार? अभियान चिंतामणि के अनुसार। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किस नाम से जाना जाता था? तो किसके नाम से जाना जाता था? कीकट के नाम से। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। कालांतर में सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा बन गया था? मगध। यह गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक एवं धार्मिकता का विश्व केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तथा पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। कालांतर में मगध की राजधानी कहाँ पर प्रतिस्थापित हुई है? पाटलिपुत्र में। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तियाँ राज्य कौशल, वत्स व अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। जैसे ही मगध ने कौशल, वत्स और अवंती को अपने जनपद में मिलाया, इस प्रकार से मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। अर्थात जो प्राचीन काल में मगध का जो इतिहास था वही संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। प्राचीन गणराज्य। प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। ये गणराज्य थे। पहला कपिल वस्तु के शाक्य, दूसरा है सुमसुमार पर्वत के भाग, तीसरा है केशपुत्र के कालाम, चौथा है रामग्राम के कोलिये, कुशीमारा के मल, पावा के मल, सातवां है पिपलीवन के मौर्य, आठवां है आयकल्प के बुली, नौवां है वैशाली के लिच्छवी और 10वां है मिथिला के विदेही। मगध साम्राज्य का उदय यहाँ पर देख लेंगे। मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ? मगध राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेशों तक था। पटना और गया जिले का प्राचीनतम क्षेत्र में मगध का नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास हो गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। तो संपूर्ण भारत का इतिहास किसका बना है? मगध का जो इतिहास था वही संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया है। मगध के उत्कृष्ट करने में निम्न वंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। सबसे पहला वंश था कौन सा था वहाँ पर? वृद्रथ वंश। मगध में शासन करने वाला सबसे पहला वंश कौन था? वृद्रथ वंश।
यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र वृद्धरथ ने वृद्धरथ वंश की स्थापना की थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वृद्धरथ वंश की स्थापना किसने की थी? वृद्धरथ ने की थी। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें वृद्धरथ पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेही, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार राजाओं को पराजित किया। मथुरा शासक कंस ने जरासंध की 2 पुत्री, मथुरा का जो शासक कंस, आप जो श्री कृष्ण में देखते हैं कंस, शायद वही है। कंस ने जरासंध की 2 पुत्री अस्ति और प्रस्ति से शादी की तथा वृद्धरथ वंश की राजधानी वसुमतिया, गिरिव्रज या राजगृह को बनाया। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार दिया। ये वही है, द्वंद्व युद्ध में मार दिया। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। तो इस वंश का अंतिम राजा कौन था? रिपुंजय। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलिक ने मारा, अपने पुत्र को राजा बना दिया। इसके बाद एक अन्य दरबारी महिया ने पुलिक और उसके पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। ईसा पूर्व 600 में वृद्धरथ वंश की समाप्ति कर एक नए राजवंश की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार मनु के पुत्र सुधुम्न के पुत्र का नाम गया था। वैशाली के लिच्छवी बिहार में स्थित प्राचीनतम गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात था। तो वैशाली साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विशाल ने। और ये कौन सा था? ये सूर्यवंशी था। महावग्गक जातक के अनुसार लिच्छवी विजयसंघ का एक धनी समृद्धशाली नगर था। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवारण हेतु महावंश से प्रसिद्ध कथागारशाला का निर्माण करवाया। राजा चेतक की पुत्री चेला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। तो मगध नरेश बिंबिसार की पुत्री का क्या नाम था? चेलना। और किसकी पुत्री थी ये? चेतक की। ईस्वी पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। वैशाली का राजवंश का प्रथम शासक नमनदिष्ट था। तो वैशाली राजवंश का सबसे प्रथम शासक कौन था? नमनदिष्ट था। जबकि अंतिम राजा सूति या परमाती था। इस वंश में 24 राजा हुए। अलकप्पक के बुल यह प्राचीन गणराज्य बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित था। बुलियों का बेट द्वीप बेतियों के साथ घनिष्ठ संबंध था। बेतियों बुलियों की राजधानी थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध की मूर्ति के पश्चात उनके अवशेषों को प्राप्त कर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट वंश है हर्यक वंश। इम्पोर्टेंस है ये, आप देख लीजिएगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की 544 ईसा पूर्व में। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना गया। बिंबिसार ने गिरिब्रिज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके वैवाहिक संबंध कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार एक कूटनीतिक दूरदर्शी शासक था। उसके प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्यों को फैलाया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। पहले डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा प्रमुख विवाह संबंध था कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन माँ कौशला के साथ विवाह किया। इसके बाद भद्र देश की राजकुमारी इक्ष्मा के साथ भी उनका विवाह हुआ। महावग्गन के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियाँ थीं। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रायन तथा गांधार के मुक्कू रगती से भी उसका दोस्ताना संबंध था। उसने अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराज्य नियुक्त किया गया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षण था। बिंबिसार किसका मित्र था? महात्मा बुद्ध का मित्र भी था और संरक्षण भी था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो किसके अनुसार उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? विनय पिटक में इसका लेख मिलता है। लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्मों के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया।
बौद्ध और जैन ग्रंथ अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहाँ पर 492 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंस हो गया है कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने का प्रबंध किसने किया था? तो ये किया था बिंबिसार ने। बिंदुसार नहीं, ये बिंबिसार है, ये बिंबिसार है। बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। तो भगवान बुद्ध की सेवा में किसको नियुक्त किया था? राजवेद जीवक को। बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोध देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी, जो महात्मा बुद्ध के विरोधी थे, देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। आम्रपाली यह वैशाली की नर्तकी एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण वेश्या थी। आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया। उसके संयोग से जीवक नामक पुत्र रत्न हुआ। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा देने हेतु भेजा। यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवेद बना। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था। तो अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुणिक। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, लेकिन अपने बाहुबल और बुद्धिमत्ता से उसने सभी पर विजय प्राप्त कर ली। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कौशल रानी की मृत्यु भी हो गई। कौशल संघर्ष बिंबिसार की पत्नी कौशल की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। पराजित प्रसेनजीत श्रावस्ती भाग गया, लेकिन दूसरे युद्ध संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हो गया। लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर काशी को दहेज में दे दिया। वज्जी संघ संघर्ष लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी। तो बिंबिसार की पत्नी कौन थी? चेलना, जो कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। जिससे उत्पन्न दो पुत्र हल्ला और बेल्ला को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया, जिसे अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा। इससे चेलना ने अस्वीकार कर दिया। फलतः अजातशत्रु ने लिच्छवी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। सिर्फ किसके ऊपर? उसने जो वहाँ पर हाथी और जो जवाहरात दिए थे उनको वापस मांगा और उसने मना कर दिया। तो सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर अजातशत्रु ने युद्ध शुरू कर दिया। वस्कार से लिच्छवी के बीच फूट डालकर उसे पराजित कर दिया और लिच्छवी अपने राज्य में मिला लिया। मल्ल संघर्ष। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार वे बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के अनुयायी माने जाते हैं, लेकिन भरू स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। उसने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। 463 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था? 463 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर किया गया था? राजगृह में। संबंधित पिटकों को सुत पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। सिहली अनुश्रुति के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया तथा 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। उसको भी उसके पुत्र ने मार दिया, उसने अपने पिता को मार दिया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 487 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण तथा महावीर का भी निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ। उदयन अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है। उनकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था।
इसने पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। मगध के प्रतिद्वंदी राजा अवंती के गुप्तचर द्वारा उसके उदयन की हत्या कर दी गई। अवंती के गुप्तचर जो थे उनके द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे। पहला अनिरुद्ध था, दूसरा मंडक और तीसरा नागदशक। उदयन के तीनों पुत्रों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदास था, जो अत्यंत विलासी निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैल गया। राज्य विद्रोह कर उनका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत हो गया और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई और 412 ईसा पूर्व में हुई शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्वी पर गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वह क्षेत्रीय था। उसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिमी मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला दिया गया। वास्तव में अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापार मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिव्रत के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक, जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में से काकवर्ण कहा जाता है। तो कालाशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है? काकवर्ण कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। उसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने चाकू मार कर हत्या कर दी तथा 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हो गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था तथा 340 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। नंदवंश 344 ईसा पूर्व में महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने नंदवंश की स्थापना की। पुराणों में से महापद्मानंद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति थी। कौन सी जाति थी? नाई जाति थी। नंदवंश को भी नाई जाति कहा जाता था। उसे महापद, एकारट, सर्वत्र, क्षेत्रांतक आदि उपाधि से विभूषित किया गया। महापद्मानंद नंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए। उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविसाणक, 10 सिद्धक, केतरु, धनानंद, चंद्रक इसके शासक काल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। धनानंद एक लालची और धन संग्रहित शासक था, जिसे असीमित शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका। उसने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। महापद्मानंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। कौन था ये? महापद्मानंद। पूछा जा सकता है ये भी। नंदवंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली राज्य बन गया। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे। वर्ष, उर्वश, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासक में हुए। शाक्टाय तथा स्थूल भद्र धनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। अब आता है मौर्य राजवंश। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांध दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य गणतंत्र, व्यापार तथा राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। आपसे पूछा जा सकता है। विष्णुगुप्त व कौटिल्य उनके अन्य नाम थे। चाणक्य का अन्य क्या नाम था?
विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के वंश में विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन धर्मों में परस्पर विरोध विवरण मिलता है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह तर्क निर्धारित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षेत्रीय था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर प्रमुख थे। जब वह गर्भ में ही था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध भूमि में हो गई थी। उसका पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था तथा एक गोपालक द्वारा पोषित किया गया था। चरवाहा तथा शिकारी रूप में ही राजा गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था तथा उसे 1000 में करसा अर्पण में खरीद लिया। तत्पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंधु घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप्स द्वितीय की हत्या हो गई। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार किया और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईसा पूर्व तक उसने अपने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रांत पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्रक शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने धनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण किया। युद्ध में धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटस का अधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीते हुए भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से उन्हें 305 ईसा पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस को पराजित कर एरिया, हेरात, अराकोसित, गांधार, जेड्रोसिया, पेरोपेनियाडाई, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उसने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुण्यगुप्त वैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो पुण्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुण्यगुप्त ने। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, गांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्याचल और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत कर दिया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला चला गया। 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रसार के नाम से जाना जाता है। तो बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? मद्रसार। किस पुराण के अनुसार? वायु पुराण के अनुसार। और जैन साहित्य के अनुसार इसको सिंहसेन का नाम दिया गया। यूनानी लेखक ने इसे अभिलोचेटस कहा है। यह 298 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुर्धरा था। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एथियोकस ने डायमैक्स नामक राजदूत भेजा। तो डायमैक्स नामक राजदूत किसके समय में आया था? बिंदुसार के। और मेगास्थनीज किसके समय में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मिस्र के राजा टालेमी के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया। दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को, दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रति में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किया। दिव्यादान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने
24 वर्षों तक राज्य किया। अंततः 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। अशोक 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पर प्राप्त होने के बाद अशोक की अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। वह 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। अभिलेख में उसे देवानाम प्रिय एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया। मास्की तथा गर्जरा के लेख में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन इस उत्तराधिकार के लिए कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं है। दिव्य दान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहाँ उसने सृष्टि की पुत्री देवी से विवाह किया, जिसने महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्य दान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उनकी पत्नी का नाम करुणावकी है, जो तिवर की माता थी। बौद्ध परंपरा एवं कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाकर सुसीम को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, लेकिन अशोक एवं बड़े भाई सुसीम के बीच युद्ध की चर्चा है। अशोक का कलिंग विजय या कलिंग युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत अभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महापरिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उल्लेखित हो गया। उसने युद्ध क्रिया को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिकता और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपना धर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14 वर्षों में निगोद नामक भिक्षुक द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी? निगोद नामक भिक्षुक ने। तत्पश्चात मोगली पुत्र निस्सह के प्रभाव से वह पूर्णतः बौद्ध हो गया। दिव्य दान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया गया। अशोक एवं बौद्ध धर्म। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में थी? कालाशोक के। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई, जिसका अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्या था। इसी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षुक विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। दिव्यदान में उनकी एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणावकी है। दिव्यदान में अशोक के 2 भाई सुसीम तथा विगतशोक का नाम उल्लेखित है। विद्वानों अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूति कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, अकबर, सेंट पॉल, नेपोलियस सीजर के साथ की है। अशोक ने अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों की विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। H.G. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को बढ़ने वाले राजाओं, सम्राटों, धार्मिक कार्यों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है। आकाश में प्राय एकांकी तारा ही चमकता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। पहला है धर्म यात्रा प्रारंभ की। दूसरा है राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्याख्या, लोकाचरित के कार्य, धर्मपालियों का खुदवाना, धर्मलिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म के प्रचार को भेजना। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कर प्रारंभिक धार्मिक यात्रा की। वह अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई। अपने अभिषेक 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की।
नेपाल तराइन में स्थित निगलीवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट और रज्जुक प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार और अपने उपदेश का आदेश दिया। तो कौन सा स्तंभ है? तीसरा और 7वां। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसमें धर्म महापात्र कहा गया। इस कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। अशोक के शिलालेख, यहाँ पर अशोक के शिलालेख दिए गए, इनसे भी आपसे क्वेश्चन बनता है। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिले से प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का धौली शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? उड़ीसा के पुरी जिले से। शाहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। तीसरा है मानसेरा, यह हजारा जिले में स्थित है। कालपी, यह वर्तमान उत्तरांचल अर्थात देहरादून में स्थित है। जोगढ़, यह उड़ीसा के जोगढ़ जिले में स्थित है। सोपारा, यह महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। एरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार, यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। अशोक के लघु शिलालेख भी हैं कुछ। अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों को मुख्य वर्ग सम्मिलित नहीं है जिसे लघु शिलालेख कहा गया। ये निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है रूपनाथ, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। दूसरा है गुजरी, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तीसरा है भभू, यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। चौथा है मास्की, यह रायचूर जिले में स्थित है। पांचवा है सहसाराम, यह बिहार के शाहबाद जिले में स्थित है। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानवता तथा पशुओं के लिए अलग चिकित्सालय की व्यवस्था की। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूत तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहाँ दूत भेजे गए थे। तो कौन से लेख में लिखा गया है? 13वें लेख में। दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांडे, सतीयुक्त, केरल पुत्र एवं ताम्रपाणि बताए गए हैं। अशोक के विलेखों में शहनाजगढ़ी एवं मानसेरा पाकिस्तान के विलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानसेरा तथा शहनाजगढ़ी का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? तो खरोष्टी लिपि में। तक्षशिला एवं लघमान काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। तो कौन से लेख हैं? तक्षशिला एवं लघमान शिलालेख किस में लिखे गए हैं? ग्रीक भाषा में। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें अभिलेखों से ही प्राप्त हुआ है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने। रायपुरम, यह बिहार राज्य के चंपा जिले में स्थित है। प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। अशोक के लघु स्तंभ लेख। सम्राट अशोक की राज की घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ कहा जाता है जो निम्न स्थानों पर है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। रुम्भिनदेई नेपाल के तराइन में। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट। निगलीवान नेपाल के तराइन में। ब्रह्मगिरी, यह मैसूर के चिबलन दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुरम, यह ब्रह्मगिरी में 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर, जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। एरागुड़िया, यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। गोवीमठ, यह मैसूर के कोफवाय नामक स्थान के निकट है। पालकी गुणक, यह गोवीमठ की 4 मील की दूरी पर स्थित है। राजूल मंडागिरी, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। अहोरा, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। सारोमारो, यह मध्य प्रदेश के साइडूर जिले में स्थित है। नेतूर, यह मैसूर जिले में स्थित है। अशोक के गुहालेख। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी का भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी तथा मानसेरा लेख ब्राह्मी न होकर खरोष्टी लिपि में है। तो आपसे खरोष्टी लिपि इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछा जाता है खरोष्टी लिपि में अशोक के कौन कौन से शिलालेख लिखे। तो कौन सा है? शहबाजगढ़ी और मानसेरा शिलालेख। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये पूछा जाता है खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी है? तो ये दाएं से
बाएं लिखी जाती है, या फिर ये पूछा है कि दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सारे कुना नामक स्थान से यूनानी तथा अराइमक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो छह भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं पर उत्कर्णीय पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम निम्नलिखित है। दिल्ली का तोपरा। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो किसके द्वारा लाया गया है दिल्ली वाला तोपरा वाला? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। पाया कहाँ गया था? सहारनपुर में। आपसे ये पूछा जाता है कि अशोक के किस लेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया, तो कौन सा था? तोपरा अभिलेख, तोपरा स्तंभ लेख। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ले गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ले गया था। दिल्ली मेरठ। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली ले जाया गया। तो दूसरा लेख भी मेरठ से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। लोरेलिया अरेजा तथा लोरेलिया नंदगढ़। यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विभाग थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौसेना की व्यवस्था। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतरपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक थे। प्रांतीय शासन के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था, जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई। ये प्रांत थे प्रांत राजधानी प्राची मध्यादेश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। दूसरा था उत्तरापंत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा था दक्षिणापंत, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। नेक्स्ट है अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और नेक्स्ट है कलिंग, जिसकी राजधानी तौलिया थी। प्रांत चक्रों का प्रशासन राजवंशी कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। कुमाराभाष्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभार तत्पश्चात प्रांत आहार में विभक्त था। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई था तथा 100 ग्रामों के समूह को संग्रह कहा जाता था। 100 ग्रामों के समूह क्या कहा जाता था? संग्रह। आहार विषयपति के अधीन होता था, जिसके लिए प्रशासन अधिकारी स्थानीय था। गोप 10 गाँव की व्यवस्था करता था।